नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। मई 2022 करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम एंथनी अल्बनीज का है। एंथनी अल्बनीज को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ज्ञात हो 21 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया में चुनाव संपन्न हुए और लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अगर पूछा जाएगा एंथनी अल्बनीज के बारे में तो हमें ध्यान रखना है। अगला नाम निधि छिब्बर जी के बारे में है। इन्हें हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगर हम निधि छिब्बर के बारे में कुछ जानकारी जानें तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी रही हैं। तो अगर पूछा जाएगा निधि छिब्बर के बारे में या सीबीएसई के चेयरपर्सन के बारे में तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। अगला नाम विनय कुमार सक्सेना जी का है। इन्हें हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है और इन्होंने अनिल बैजल की जगह ली है, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो अगर पूछा जाएगा कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है तो विनय कुमार सक्सेना। अगला नाम राजीव कुमार जी का है, जिन्हें भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है और ये देश के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है और इनका कार्यकाल फरवरी 2025 तक होगा। ज्ञात हो कि भारत में चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी। और इन्होंने किसकी जगह ली है? सुशील चंद्रा जी की जगह ली है। अगला नाम कैंपबेल विल्सन का है। इन्हें हाल ही में एयर इंडिया का नया प्रबंध निदेशक सह सीईओ नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया ज्ञात हो कि टाटा सन्स के स्वामित्व वाली कंपनी है। अगर हम कैंपबेल विल्सन के बारे में थोड़ी बातें जानें तो ये 50 वर्षीय हैं और इनके कार्यगत अनुभव के बारे में अगर हम जानें तो सिंगापुर एयरलाइंस व उसकी सहायक कंपनियों में रहते हुए नागरिक विमानन सेवा में इन्हें कार्य का 26 वर्ष का अनुभव है। और जैसा कि अभी हम इनके बारे में पढ़ा कि हाल ही में इन्हें एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नाम ध्यान रखना है, कैंपबेल विल्सन। अगला नाम टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस का है। ये डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल पुनर्नियुक्त किए गए हैं या पुनर्निर्वाचित किए गए हैं अपने 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए। ध्यान रखना है। अब अगर हम टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के बारे में जानें तो ये इथियोपिया के राजनीतिज्ञ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं। पहली बार 2017 में ये चुने गए थे डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक और ऐसा पद संभालने वाले ये पहले अफ्रीकी भी रहे हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक कौन है तो वो उनका नाम होगा टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। आगे नाम एलिजाबेथ बोर्न का है। ये फ्रांस की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। बस इतनी ही बातें ध्यान रखना कि पूछा जाएगा कि एलिजाबेथ बोर्न के बारे में तो मैं ध्यान रखना कि फ्रांस की पीएम है ये। अगला नाम फर्डिनेंड बोंग बोंग मार्कोस जूनियर का है, जिन्हें फिलीपींस का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना है अगर पूछा जाएगा कि फर्डिनेंड बोंग बोंग मार्कोस जूनियर का संबंध किस देश से है तो फिलीपींस से है। ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखना है। अगली नियुक्ति अधीर रंजन चौधरी से संबंधित है, जिन्हें लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है। गिरीश बापट को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है। वहीं संतोष कुमार गंगवार को लोक उपक्रमों पर समिति का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है। एक बात ध्यान रखना है कि इन सभी पदों पर, चाहे वो लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो, लोक उपक्रमों पर समिति हो, तो इन सभी पदों पर इन व्यक्तित्वों की दोबारा नियुक्ति की गई है। अब अगर हम कुछ मूलभूत बातें जानें, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों पर समिति, तो देख लेते हैं इनकी कुछ मूलभूत बातें। अगर हम लोक लेखा समिति के बारे में बात करें, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, तो इसका गठन हुआ था 1921 में और यहाँ पर 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, स्थापना 1921 में है और 22 सदस्य है।
एक बात ध्यान रखना कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब कुछ और बातें हैं लोक लेखा समिति के बारे में। जैसे 1921 से 1950 तक वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, लेकिन 1967 और 68 में पहली बार ऐसा हुआ कि इसका अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी नेता को बनाया गया और तब से यही परंपरा बनी हुई है। अभी जो ये अधीर रंजन चौधरी हैं ये कांग्रेसी सांसद है और इन्हें पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो पीएसी का पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का कोई नेता होता है। कुछ और बातें हैं लोक लेखा समिति के बारे में, जैसे कि इस समिति के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। अब अगर हम लोक लेखा समिति के कार्यों की बात करें तो ये क्या करती है, यह समिति भारत सरकार के लोक लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है। एक और बात है, यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही विभिन्न मदों पर खर्च किया जाए, उसका व्यर्थ या अपव्यय न हो, ये ध्यान रखना है। एक और बात है कि ये सभी समितियों का जो हम बात कर रहे हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों पर समिति, इन सभी का पुनर्गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। लोक लेखा समिति के बारे में एक और बात है कि सरकार का कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमने लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ा। हाल ही में चर्चा में क्यों रही, क्योंकि इसका अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेसी सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी। अब हम प्राक्कलन समिति के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। जैसे प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई है, 1950 में हुई है। यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। और एक बात महत्वपूर्ण है प्राक्कलन समिति के बारे में कि ये सभी लोकसभा से होते हैं, ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने हैं, 30, और सभी लोकसभा से होते हैं। अब प्राक्कलन समिति का अगर सदस्य लोकसभा उपाध्यक्ष हो जाता है तो वो स्वतः ही इस समिति का अध्यक्ष हो जाता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। प्राक्कलन समिति के अगर हम कार्यों की बात करें तो बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसका नाम एक अनुमान समिति भी कहा जाता है। अगली बात है लोक उपक्रमों पर समिति। इसकी स्थापना 1964 में हुई है और यहाँ पर 22 सदस्य हैं, वही 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई मंत्री इस समिति का भी अध्यक्ष नहीं हो सकता। और इसके कार्य क्या है, जैसा कि नाम है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों एवं लेखों की जांच करना लोक उपक्रमों पर समिति का मुख्य कार्य है। तो इस प्रकार से हमने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानी। ये चर्चा में क्यों रही, क्योंकि हाल ही में इनके जो अध्यक्ष हैं उनका पुनर्निर्वाचन किया गया है। तो ये सभी नाम हमें ध्यान रखने हैं। चलते हैं आगे निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें पहला नाम पंडित शिव कुमार शर्मा जी का है। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संतूर वादक थे और 10 मई 2022 को इनका निधन हो गया। कुछ और बातें हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में कि इनकी शिव और हरि की जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय रहे। शिव हरि की जोड़ी, शिव का मतलब है पंडित शिव कुमार शर्मा और हरि का मतलब है हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि बांसुरी वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया कौन है, बांसुरी वादक। तो शिव हरि की जोड़ी। कुछ और बातें हैं जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 1986 में शिव कुमार शर्मा जी को। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री 1991 में, वहीं पद्म विभूषण 2001 में मिला। तो ये बातें ध्यान रखनी। अगर पूछा जाएगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है तो ये संतूर वादक रहे हैं और हाल ही में चर्चा में ये क्यों रहे हैं, 10 मई को इनका निधन हो गया। अगला नाम कृष्ण कुमार कुन्नत का है। ये के नाम से लोकप्रिय रहे और ये भारतीय प्रसिद्ध पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर रहे हैं। कोलकाता में सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के बाद हार्ट अटैक से हृदयघात रुकने से इनकी मृत्यु हो गई। के काफ़ी लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर रहे हैं। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, असमी, गुजराती आदि फिल्मों के लिए गीत गाए हैं। तो अगर पूछा जाएगा के बारे में तो हमें ध्यान रखना है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है,
ये सिंगर रहे हैं और 31 मई को इनका निधन हो गया। चलते हैं आगे। अगले व्यक्तित्व हैं सुखराम जी। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं राजीव गांधी के कार्यकाल में, नरसिम्हा राव सरकार में ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश से 3 बार सांसद रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, ठीक है। और 11 मई 2022 को 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये देश में संचार क्रांति के मसीहा के रूप में लोकप्रिय रहे। नरसिम्हा राव सरकार में ये संचार राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार। हालांकि सुखराम जी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। वर्ष 1996 में सीबीआई की रेड भी पड़ी। तो अगर पूछा जाएगा सुखराम जी के बारे में तो हमें ध्यान रखना है कि ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अगर पूछा जाएगा कि देश में संचार क्रांति के मसीहा के रूप में लोकप्रिय रहे व्यक्तित्व तो कौन है, तो सुखराम है। नरसिम्हा राव सरकार में ये संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, जैसा कि हमने अभी बात की। अगले व्यक्तित्व हैं रेजीन जिलबरबर्ग। ये सुप्रसिद्ध गायिका रही हैं। ये कई नामों से लोकप्रिय रहे। एक इनका नाम था रेगिन, एक इन्हें कहा जाता था क्वीन ऑफ नाइट। क्वीन ऑफ नाइट क्यों कहा जाता था? क्योंकि संगीत के डिस्कोथेक संस्कृति की खोजकर्ता इन्हें माना जाता है। डिस्कोथेक संस्कृति का मतलब है नाइट लाइफ वेन्यू, नाइट क्लब, जो हम आजकल बोलचाल भाषा में सुनते हैं, यानी रात के समय का जो मनोरंजन स्थल है, डांस फ्लोर, लाइव संगीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। तो अगर पूछा जाएगा रेजीन जिलबरबर्ग के बारे में तो हमें ये ध्यान रखना कि ये गायन क्षेत्र से संबंधित हैं। और अगर डिस्कोथेक संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है डिस्कोथेक संस्कृति की खोजकर्ता माना जाता है रेजीन जिलबरबर्ग को। अगला नाम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का है। ये यूएई के राष्ट्रपति रहे हैं और 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन 13 मई 2022 को हो गया। यूएई के राष्ट्रपति होने के साथ ये अबू धाबी के 16वें शासक भी रहे हैं।